हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा है आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आइए आज जुड़ जाइए। मैट्रिक के स्टूडेंट्स जुड़िए और क्लास 10वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस का प्रकाश का परावर्तन, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है कहे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा तो आंसर सही लगेगा। कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में है पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी में अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी में पारभासी पदार्थ, ऑप्शन डी में बटर पेपर। अब समझिए, पारदर्शी किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश पार कर जाता है पारदर्शी कहते हैं, है ना। जिससे प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहेंगे, और जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा ही पार करता है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। एक मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। अब क्वेश्चन देखिए सेकंड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है। देखिए परावर्तन का कोण क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, है ना। जैसे ये मान लिया कि परावर्तक सतह है, ये मान लिया कि कौन सतह है? परावर्तक सतह। ये जो किरण गई इसको कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। ये टकरा कर जो लौट गई परावर्तित किरण हो गया, और ये जो बीच में हो गया अभिलंब हो गया, है ना। तो कौन कौन कह रहा है भाई? परावर्तन का कोण। तो देखिए ये वाला जो कोण बना, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कौन? परावर्तन कोण। यानी ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच के कोण। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या कह रहा? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच के कोण। ये भी नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परावर्तित किरण, देखिए क्या कह रहा है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। समझ कर बनाना है भाई, एकदम आराम से बनाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब कह रहा? आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब कह रहा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी काल्पनिक। तो केवल सब, अब ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन के आधार पर हम लोग सुनिए। केवल समतल दर्पण में, समतल दर्पण में भी काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। केवल अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में भी एक स्थिति है
नहीं, जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे तो वहां पे भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, इसमें भी बनेगा भाई। केवल उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक बनबे करता है। अगला ऑप्शन करा तीनों प्रकार के दर्पणों में, यानी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा तीनों प्रकार के दर्पणों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो बताइए किस दर्पण द्वारा मिलता है वास्तविक भाई। तो किस दर्पण द्वारा मिलता है वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा तो काल्पनिक मिलता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, यानी मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी। अवतल दर्पण द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण ही द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 5। कहता है वस्तु से छोटा। देखिए क्या कह रहा, बस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को कह रहा वस्तु से छोटा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कह रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से मिलता है। तो बताओ समतल दर्पण में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में देखते हैं कि काल्पनिक तो बनता है लेकिन बड़ा बनता है नहीं। अब क्या करा, वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा। कितना दोस्तों आप लोग को बता देगा समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है, क्या समझना है, कह रहा वस्तु से छोटा यानी छोटा कह रहा है और आभासी। अवतल दर्पण में बनेगा आभासी लेकिन बड़ा बनता है, समतल दर्पण में बनता है बराबर बनता है लेकिन छोटा। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है। तो ये कौन नहीं जानता है, कौन दर्पण से, अवतल दर्पण से। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए आप लोग को याद है अनंत पर के एफ पर, तो एफ पर के अनंत पर तक कहाँ पर स्थित होने से, तो यानी कहाँ बन सकता है वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण का फोकस। एक मतलब राइट आंसर हो जाएगा मेरा कुछ ही हो जाएगा सी, चूंकि नहीं अनंत पर के एफ पर, तो एफ पर के सी पर यानी अनंत पर रखने से, है ना। मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। क्या कह रहा है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहने का मतलब क्या, एफ। एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। क्या हो जाएगी, आधी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एकदम आराम से देखिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा एक अवतल दर्पण में, देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या कह रहा, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो P और F के बीच में। तो हम क्या बताए थे, P और F के बीच तो दर्पण के पीछे। नहीं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और बड़ा। कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा। नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, तो आभासी और बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ के, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी
सीधा बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है। यही क्वेश्चन को, जब वस्तु की स्थिति कहाँ होगा। ऑप्शन ए में कह रहा वक्ता केंद्र पर, नहीं। ऑप्शन बी में कह रहा वक्ता केंद्र से परे, नहीं। कह रहा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, नहीं। क्या कह रहा दर्पण और दर्पण, देखिए यहाँ पर क्या करा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ये हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, एकदम चटनी क्वेश्चन है। उसको चटनी आ गया भाई, चटनी। हाँ, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा होता है, यानी साइड मिरर में कौन दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में सब कोई बनाया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, एकदम चटनी क्वेश्चन ये सब है ना, चटनी। अगर बढ़िया से अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो एकदम चटनी, जो ना पढ़ा होगा उसको क्या लग रहा होगा, भटनी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, हमेशा सीधा, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, काल्पनिक। उत्तल दर्पण में कभी भी उल्टा बनेगा, नहीं बनेगा। काल्पनिक सीधा तो बनबे करेगा, एकदम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग को सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी दूरी पर रख रहे हैं, है ना, तो सीधा ही प्राप्त होता है। तो दर्पण क्या होगा, उस दर्पण समतल भी हो सकता है और दर्पण उत्तल भी हो सकता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, समतल या उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, समतल या उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा F बराबर R/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, गलत है। कह रहा अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए, ये और गलत है। कह रहा उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए, यानी ये सही है। 15 के सी हो जाएगा, 15 क्या होगा, सी, 15 के सी। 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चित्र में सही किरण आरेख को चुने, चित्र में सही किरण आरेख को चुने। तो ये तो किरण आरेख गलत है, कभी नहीं ऐसे होगा। ये भी कभी नहीं होगा। ये भी देखो फंसाया है, ये भी नहीं होगा। यानी सी पर अगर जाता है तो उसी से परावर्तित भी होता है, यानी राइट आंसर हम लोग को डी 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 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ है ऋणात्मक, एक मतलब है कि वस्तु कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी वस्तु छोटा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भाई, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल, कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है अवतल। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर रखा जाता है। बड़ा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, तो एक स्थिति है मात्र कहाँ भाई, मात्र कहाँ, तो देखो यहाँ दिले है फोकस पर, तो ये कभी नहीं होगा। फोकस के अंदर, हाँ यही होगा, फोकस के अंदर, यानी ध्रुव और फोकस के बीच। अगर ध्रुव और फोकस के बीच ही रहेगा तो वही बनेगा बड़ा और काल्पनिक बनेगा। ये की स्थिति अवतल दर्पण में है, पी और एफ के बीच, तो दर्पण के पीछे यानी फोकस के अंदर, कह रहा पी और एफ के बीच यानी दर्पण के पीछे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कितना बढ़िया कह रहा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में
दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। सबसे पहले दाढ़ी बनाने में कौन हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, पहले क्वेश्चन जानिए था अवतल दर्पण का, है ना। तो अवतल दर्पण में कहाँ रखते थे, बताए थे दर्पण के मुख फोकस और ध्रुव के बीच, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ये। जैसे यहाँ ये देखिए दब बन गया, अवतल दर्पण बन गया, है ना। और ये मान लिया कि P है, ये F है और ये C है, तो कहाँ रखेंगे, ये ही ध्रुव और फोकस के बीच, तो नहीं साइड बनेगा भाई, सीधा बनेगा। हाँ, तो यानी सही आंसर हो जाएगा आपका D। चलिए देखिए चटनी आ गया बीच में क्वेश्चन, एकदम चटनी, इसको चटनी कहते हैं, है ना। चटनी चटनी, हाँ हाँ। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयं स्वयं प्रकाश यानी दीप्त वस्तु, यानी प्रदीप्त वस्तु, है ना। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है दीप्त वस्तु, सही बात है ना, यानी प्रदीप्त वस्तु भाई, है ना। चलिए अगला, प्रकाश की किरणें गमन करती है, कौन रेखा में करती है भाई, प्रकाश की किरणें कौन रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में प्रकाश की किरण। चलिए इसमें ई, चलिए थोड़ा सा इसके पहले वाला में देखिए, प्रदीप्त भी अदीप्त भी, इनमें से कोई आत्म दीप्त भी होगा भाई, 21 के सी भी हो सकता है ना, 21 के सी। चलिए 22, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता प्रकाश की किरणें गमन करती है कौन रेखा में, हैं, सीधी रेखा में, हाँ बहुत बढ़िया, सीधी रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, समतल दर्पण में, करा समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता, कौन कहता होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हाँ जी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 23 के 20। चलिए हम लोग 24 देखिए क्वेश्चन कितना वीआईपी है। कहता प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है, परावर्तन के नियम के गो, 2 गो, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम हम क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या बताए थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये ना पूछ रहा है, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है केवल कौन दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए नहीं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, जुड़ जाइए भाई, जुड़ जाइए, और साथ ही साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा, खाली पढ़िएगा मत, चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक भी करना है, और कमेंट भी करना है, हाँ, कि अगला वीडियो सर कब दे रहे हैं, अगला लेसन के कब दे रहे हैं, पूछना है, और दोस्तों को भी बता देना है ताकि अधिक से अधिक इससे फायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन के नियम क्या होता है बताओ। पहला कह रहा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सही बात है। दूसरा देखिए कितना सेंटेंस, छोटी सी मिस्टेक, यहाँ परावर्तन कोण तो है, सही बात, लेकिन अपवर्तन कोण गलत है, परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर। देखिए आपतन कोण विचलन कोण के, गलत है, करा परावर्तन कोण क्रांति कोण के, नहीं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, यानी राइट आंसर हम लोग को ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए छोटा छोटा मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 में ए में है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब दोस्तों काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। चलिए 28, क्वेश्चन नंबर 28, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कौन दर्पण में बनता है, वस्तु का आवर्धित, किसी वस्तु का आवर्धित के मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बन सकता है, यानी